तो मेरे प्यारे बच्चों, किताब आप लोग निकाल लीजिए और देखिएगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता। अब ये तेलुगु और मलयालम भाषा के कवि लेखक रहे हैं, जिसमें से इन्होंने एक रचना लिखी है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, अर्थात भाषा की समस्या भारत में भाषा की समस्या इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रही है। उसमें इन्होंने ये दर्शाया है कि भाषा क्या है, कैसी है और उसकी जो आधुनिकता है, अगर वो आधुनिकता में नहीं ढलती है तो उसका क्या परिणाम होता है, आदि सारी जो बातें हैं इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे चैप्टर में। देखते रहिए। भाषा और आधुनिकता किसी भी क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में आप चलिए, भाषा को विद्वानों ने, पंडित भोलाशंकर तिवारी जी एक प्रसिद्ध व्याख्याकर्ता हैं, जिन्होंने यह बताया है कि भाषा की उत्पत्ति 8 सिद्धांतों से हुई। उसके उत्पत्ति के 8 सिद्धांत माने जाते हैं, जिनमें से दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त और 7 सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा यहां पर नहीं की गई है। फिर भी यहां पर जो चर्चा की गई है वो नित्य नवीनता की चर्चा की गई है। नूतनता, किसी भी क्षेत्र में यदि नूतनता धारण की जाती है, नवीनता धारण की जाती है तो सुंदरता अपने आप आ जाती है। रमणीयता का मतलब होता है सुंदर, बहुत अच्छा लगने लग जाता है। क्योंकि जब कोई वस्तु पुरानी होती है तो उसको लोग इग्नोर करते चले चलते हैं और नई वस्तु की ओर लोग जो हैं ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। वैसे ही भाषा भी अब आधुनिक युग में अंग्रेजी साहित्य जो है वो बहुत प्रचलन में है, इसलिए अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों ही रख दिया गया है। इसी सुंदरता, रमणीयता को देख करके संस्कृत साहित्य के महाकवि माघ का नाम सुने होंगे। महाकवि माघ, जिन्होंने शिशुपाल वधम एक ग्रंथ लिखा है, उस शिशुपाल वधम में इन्होंने एक सूक्ति कही है, क्षणे क्षणे यवन यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। अर्थात क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण जो नवीनता प्राप्त होती है वही तदेव रूपम रमणीयतायाः, वही सुंदरता है। सुंदरता वहां होती है जहां पर क्षण क्षण नवीनता प्राप्त होती है, नूतनता प्राप्त होती है। क्योंकि अब जैसे एक रुपए का सिक्का होता है, उसके 2 पहलू होते हैं, तो वैसे ही रमणीयता और नूतनता दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। दोनों के साथ सामंजस्य होने पर ही रमणीयता सुंदरता को प्राप्त करती है और सुंदरता रमणीयता को प्राप्त करती है। इसके किसी एक के अभाव में वस्तु का होना बेकार है, अर्थात वो चीज मान्य नहीं होती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राचीन परंपराएं रही हैं, जो पुराने सड़ी गली मान्यताएं रही हैं, जो लोग कहते हैं कि ये रूढ़िवादिता हैं, आज भी चला जा रहा मानव भी वही पुरानी राह। तो पुरानी राह में तो चलेंगे जरूर करके, लेकिन विकास संभव नहीं है। वो उतने रह जाएंगे जितना पहले लोग रहा करते थे, उससे आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए परंपरागत लीक से आगे बढ़ने के लिए हमें उसमें नवीनता को लाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अब जब तक हम नवीनता नहीं लाएंगे तब तक जन चेतना जो है वो समर्थ नहीं हो सकती है, सदैव असमर्थ ही रहेगी। ऐसी इस स्थिति में हमें भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और इसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए कि जैसे मॉडर्न युग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो युग होता है
कहते हैं कि ये अभी प्राचीन युग था और उसके बाद ये नया युग चल रहा है, तो प्राचीन युग में बहुत सारी चीजें थी और नए युग में बहुत सारी चीजें हैं। अब इन चीजों में हमको वो पुरानी चीजें नजर नहीं आई, बल्कि उसमें कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है। अब इस परिवर्तन के द्वारा लोग जो हैं पहले मुहावरे और लोकोक्तियों को पूर्ण रूप में नहीं समझ पाया करते थे, और वर्तमान समय में अब ऐसे स्थानों पर समाज की बहुलता करके व्याकरण के शब्दों को ऐसे ला करके रख दिया गया है, उनमें सजीव रूप में जैसे मानो प्राण का संचार कर दिया गया हो। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, अर्थात बताई जाती है भाषा कि यह समाज के जो भाव हैं, जो विचार हैं, इन भावों को ग्रहण करने की क्षमता है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची ही नहीं जाती है। समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं, कुछ कुछ सोचते हैं, कुछ कुछ अलग से विचार करते हैं, लेकिन इन सब के समन्वय को अगर हम पूरे निचोड़ के साथ यह देखें तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, वह नए शब्दों में ढली है। प्राचीन काल से नए शब्दों की ओर उत्तरोत्तर विकसित होती गई है। अब इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो वैसे ही अपनी भाषा में नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर निर्भर होती है, क्योंकि भाषा भाषी को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि भाषा बोलने वाला जो व्यक्ति होता है वह अपनी भाषा को तो स्वीकार कर ही लेता है, जब दूसरी भाषा के कुछ शब्द आ जाते हैं तो उसमें उसका ट्रांसलेट नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यह कोई भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। म्यूजियम जानते हैं ना, संग्रहालय इकट्ठा करके रखने की वस्तु नहीं है कि भाषा को इकट्ठा करके रख लिया जाए। यह स्वाभाविक रूप में अपने आप निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो सदैव नवीनता को प्राप्त होती रहती है। अब जो अगला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ है, ये अक्सर बोर्ड की परीक्षा में बेटा लोग आता है, और जब आता है तो बच्चे इस पैराग्राफ को पढ़कर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और तुरंत कह देते हैं कि यह राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, क्योंकि यहाँ संस्कृत शब्द का प्रयोग आया हुआ है, और इसी को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग ये पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि ये जो पैराग्राफ है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है और भाषा और आधुनिकता से है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। अब संस्कृति और भाषा, भाषा और संस्कृति दोनों का सामंजस्य बड़ा बेजोड़ है, इससे इसको अलग नहीं किया जा सकता है। भले संस्कृति परंपरा से भाषा निकली हुई है और परिवर्तनशील है, गतिशील है, इसकी जो गति है वो विज्ञान के साथ इंक्लूड की जाती है, फिर भी वैज्ञानिक जो विचार हैं, वैज्ञानिक जो आविष्कार किए हैं, इसके कारण से जो नई नई शब्दावलियां हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ती हैं, वो परंपरागत रूप में पर्याप्त नहीं हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसकी खोज में आज भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं, नई नई पद्धतियों से, नए नए भावों से, नए नए विचारों से ऐसे ऐसे शब्दों को जन्म दे रहे हैं, जिसके कारण से नए प्रयोग, नई योजना की अभिव्यक्ति जो है वह उत्पन्न हो रही है, और खोज जारी है। खोज सदैव जारी रहेगी, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है वहां उसी प्रकार के हम शब्दों को चयनित करके रख देते हैं। जैसे देशज शब्द हैं, अभी जो है हम बोल कुछ रहे हैं, यहां पर कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ जाए जिसको आकार देख करके बिना उसके कुछ बोले, बिना उसके कुछ कहे, हम उसका एक नाम अपनी तरफ से रख देते हैं, तो अपने आप जो है मनगढ़ंत नाम हमने उसका बना दिया, रख दिया। तो ऐसा जो होता है वो खोज आपके दिमाग की खोज जो थी, आपने तुरंत दिमाग चलाया और
आपके मुख से वह निकल गया कि हाँ इस व्यक्ति का नाम तो ये हो सकता है, ऐसा नाम दिया जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है? बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाषा कैसे परिवर्तित होती है। यत्न द्वारा परिवर्तन हो जाता है, प्रयास करने पर परिवर्तन होता है, या अपने आप स्वतः परिवर्तन हो जाता है। यत्न सिद्ध का मतलब होता है कि प्रयास करने से भाषा में परिवर्तन आता है, कि सहज सिद्ध, कि अपने आप स्वाभाविक रूप में, जैसे पन्ना किताब रखी हुई है, हम पन्ना ना पलटे अपने आप पन्ना पलट जाए, तो इसको सहज सिद्धि कहते हैं। और जब जो है इसको हम प्रयास करें पलटने का और ये पन्ना तब पलट जाए तो इसको कहते हैं यत्न सिद्धि। यत्न सिद्धि से तात्पर्य हमारा कहने का मतलब यह है कि भाषा को युग अनुकूल बनाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न ही यत्न सिद्धि कहलाता है। सहज सिद्धि से मतलब यह है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करे तो पहली बात तो सर्वथा सत्य सिद्ध हो जाती है। क्योंकि पहली बात इसलिए सिद्ध हो रही है क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। अब जैसे कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न च मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात परिश्रम करने से कार्य की सफलता सिद्ध होती है, ना कि मन की इच्छा करने से। जैसे सोते हुए शेर के मुख में हिरण आदि स्वतः प्रवेश नहीं करते, तो हिरण अपने आप को खवाने के लिए क्या शेर के मुंह में कूद जाएगा क्या? ऐसा तो संभव है नहीं। इसलिए यह पहली बात सिद्ध हो जाती है कि परिवर्तन मनुष्य ने ही भाषा में किया है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा ने, अब देखिए दो देश की भाषाओं का जिक्र यहां पर किया गया है। पहली बात तो ब्रिटिश जो हुकूमत भारत में थी उसकी भाषा अंग्रेजी है, और उसके बाद जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो ऐसे जापान और अंग्रेज जो थे इंग्लैंड वाले, इन लोगों ने इस भाषा को नवीन बनाने के लिए अर्थात इसको अच्छा बनाने के लिए अपनी जो पद्धतियां थी उन पद्धतियों का सफलतम प्रयोग किया है, और उस प्रयोग से उसमें सफलता भी हासिल की है। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। देखिए सबकी अपनी अपनी एक विशेषता होती है, हर आदमी की अपनी एक विशेषता होती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ लोग होते हैं एकदम मंदबुद्धि होते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनसे संसार से कोई मतलब ही नहीं होता। तो अनेक क्वालिटी के लोग मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर चर्चा हो रही है भाषा और आधुनिकता की। मॉडर्न युग कैसा चल रहा है और हमारी जो लैंग्वेज है वो किस प्रकार से है, शब्द का जो निर्माण है, जो अर्थ ग्रहण की दिशा है, उसका अलग अलग रुख रहेगा तो मतलब क्या निकलेगा। इसलिए दोनों का सामंजस्य एक जैसा होना चाहिए। इस विशेष प्रवृत्ति के रूप को ध्यान में रख करके ही भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं, बिना इसको तोड़े मरोड़े, विकृत में तोड़ना मरोड़ना, बिना इस भाषा को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए हुए हम उस भाषा की मूल केंद्र बिंदु तक पहुंच सकते हैं, जब हमारा अर्थ ग्रहण और शब्द निर्माण जो है सुचारू रूप से हो। तब चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ, चंद रूपगत अर्थात कुछ, चंद माने कुछ रूप स्वरूप परिवर्तन होते हैं, जिन परिवर्तनों को हम ध्यान में रख करके इस काम तक अच्छे ढंग से पहुंच सकते हैं। यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में भी सत्वर होना चाहिए। अब भाषा का जो डेवलपमेंट है वो दो देशों में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, ऐसा लेखक के अनुसार है। अफ्रीका और एशिया
महाद्वीप हैं। इन दोनों महाद्वीपों में भाषा जो है वो वैज्ञानिक जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं भाषा की खोज करने में, और हमें भी पूर्ण रूपेण उन वैज्ञानिकों के सहयोग को करना चाहिए और इसकी जो अत्यंत आवश्यकता है उस आवश्यकता पर भी बल देना चाहिए। क्योंकि भाषा की साधारण सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, ध्वनि जो है सबसे छोटी और साधारण इकाई होती है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व दुरूह है, और जब हम भाषा बनाते हैं तो उसमें शब्द की निष्पत्ति होती है। जब शब्द आता है तो बिना शब्द के अब आप कहो भाषा हम बनाएं तो दुरूह अर्थात कठिन है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर है, क्योंकि जब विकास किसी भाषा का होता है तो शब्दों से ही विकास होता है। अब जैसे कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे, बातई हाथी पाइए बातई हाथी पांव, बात बात में मनुष्य हाथी के पैरों तले कुचला भी जाता है, और बात बात से ही मनुष्य हाथी जैसे श्रेष्ठ पुरस्कार को भी प्राप्त करता है। तो बात सबसे बड़ी बात है। यहां पर यह बताया गया है कि विकास जो है वह शब्द के द्वारा ही होता है और विनाश भी शब्द के द्वारा होता है। अच्छे शब्द हैं तो विकास होता है और बुरे शब्द हैं तो विनाश होता है। प्रतिदिन के सामाजिक व्यवहार में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, विदेशी भाषाओं से उधार ले लिए गए हैं। हिंदी भाषा जो है यह उधारू भाषा के रूप में चल रही है। जितनी भाषाएं लगभग हैं पूरे विश्व में, लगभग सब भाषाओं से कुछ न कुछ हिंदी भाषा में रखा गया है। वैसे ही नए शब्दों का गठन हम लोग अनायास ही कुछ ऐसी प्रक्रिया देख करके ही अपने आप ही निगल देते हैं या उगल देते हैं या बोल देते हैं। ये शब्द उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए वो शब्द हैं, भले ही वो काम चलाऊ प्रयोग किए जा रहे हैं, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। लेकिन अगर साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो काम चलाऊ भाषा से कोई लेख तैयार होने वाला नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उसे भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। इसीलिए शायद सभी हिंदी साहित्य के विद्वानों ने शुद्ध हिंदी साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। प्रयत्न जानते हो, प्रयास, मेहनत। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे बदलाव में तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि परिवर्तन हो। अपरिवर्तन होगा तो नवीनता जरूर आएगी, और नवीनता होगी तो हमारी भाषा विकसित अवश्य होगी। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले? है कोई जो अपने ऊपर जिम्मा ले सकता है कि हाँ हम अब शुद्ध कर देंगे, हम पूरी हिंदी साहित्य को एकदम अच्छे ढंग से निखार देंगे? कोई ले सकता है? कोई नहीं। बस ये है कि अगर अपने अपने में सब लोग जुट जाएं कि हमको अच्छे ढंग से हिंदी साहित्य को बोलना है, हम इसका विकास करेंगे, तो कैसे है कि वो जिम्मेदारी एक पर रहेगी, अर्थात वो सबकी जिम्मेदारी हो जाएगी। जैसे एक घर परिवार चलता है सबके संयोग से, सबके मिलन से, उसी प्रकार से अपनी यह भाषा भी चल सकती है। हिंदी भाषा के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार, अब देखिए भारत सरकार का जिक्र आ गया है। तत्कालीन गवर्नमेंट कौन थी? कांग्रेस सरकार थी उस समय। तो भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयत्न किया है। 1947 ईस्वी से लेकर जब भारत आजाद हुआ तब से हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से यहाँ आपके यहाँ प्रयागराज में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई है, और यहाँ से भी काफी हद तक हिंदी भाषा को शुद्ध और नवीनीकरण बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सन 1950 ईस्वी में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली की स्थापना की गई। तकनीकी शब्दावली यह दिल्ली में है भैया,
तकनीकी शब्दावली आयोग दिल्ली में गठित की गई है। यह 1950 में गठित की गई थी। भारत सरकार का जो उस समय 1950 का शिक्षा मंत्रालय था, उसी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि हिंदी साहित्य को सुदृढ़ और नवीनीकरण से जोड़ा जाए, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण करती है। अब जो वैज्ञानिक भाषाएं आती हैं वो कहां से आती हैं? वो जो संस्थाओं की स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो कर दिया गया है, टेक्नीशियन शब्दावली आयोग की जो स्थापना हुई है, इन्हीं से शब्दों की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है। और पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक जो हैं वो उन्हीं से प्रेरित हो करके अपनी इस शब्दावली का निर्माण कर रहे हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अभी आपको हम पहले बता चुके हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ है? प्रयागराज में है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांतकार, कहानीकार राहुल सांकृत्यायन जी और प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रघुवीर सिंह जी जैसे मूर्धन्य मनीषी विद्वान लोग ने भी इस काम को करने में अपनी अभिरुचि प्रकट की थी। बहुत जिम्मा लिया था, बहुत कोशिश की, प्रयास करने की कोशिश तो किए, अंततः उसको सफलता के रास्ते पर ले जाकर के पहुंचाया। अब तक इस दिशा में जो भी कार्य हुआ, क्या इतना सफिशिएंट है? इतना पर्याप्त नहीं है, अर्थात अपर्याप्त है, क्योंकि सदैव बदलाव की आवश्यकता होती है। एक बार बदलाव हो जाए तो क्या उसके बाद बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ती? बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बालक होता है और युवा होता है, उसके बाद वो वृद्ध हो जाता है, कितना परिवर्तन आया, और उसके बाद एक समय आता है कि वह उसका अस्तित्व विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यह भाषा भी चलती है, लेकिन हाँ यह है कि भाषा का अस्तित्व कभी विलीन नहीं होगा, यह सदैव बनी रहेगी। किसी न किसी रूप में भाषा सदैव बनी रहेगी, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में पाठ पढ़े होंगे काव्य में, भाषा एक मात्र अनंत, सब रहेंगे नहीं इस संसार में, बल्कि भाषा इस संसार में सदैव विराजमान रहेगी। यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका है। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं, अर्थात दो वर्ग ऐसे हैं जो कि इसकी प्रगति के रोड़े बन रहे हैं, अर्थात रुकावट पैदा कर रहे हैं कि यह विकसित ना होने पाए, इसका विकास आगे ना बढ़ पाए। पहला वर्ग यह है जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच कर लेते हैं। पहला सबसे बड़ा रीजन ये है, जो संकोच करते हैं। और दूसरा वर्ग जो है, विषय के पारंगत होने पर भी साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से अपनी मातृभाषा में थोपना चाहते हैं, और जो जबरन किसी दूसरी भाषा को थोपते हैं दूसरी विशेषता। दो वर्ग के लोग, एक वर्ग के लोग जान रहे हैं उसका यूज नहीं करेंगे, प्रयोग ही नहीं करेंगे, कहेंगे ये तो भैया का यूज करें, और दूसरे लोग जो हैं वो अपनी भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा लाकर जबरदस्ती जो है इस भाषा में थोपना चाहते हैं, मढ़ना चाहते हैं। ये दोनों लोग जो हैं वास्तव में बाधा पहुंचा रहे हैं। आजकल कई प्रादेशिक सरकारें, अपने भारत देश में भी 28-29 राज्य हैं, और इसमें सबकी अलग अलग अपनी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग बोलियां हैं, प्रांतीय भाषाएं अलग हैं। में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की गई है, जैसे कोठारी आयोग है, शिक्षा आयोग है, तमाम आयोगों की स्थापना की गई है। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपयुक्त अनुवादित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू रूप से बना सकेंगे। थोड़ा सा इसमें भारत सरकार की ओर सजेस्ट किया गया है कि भारत सरकार थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान दे कि ये कार्य आगे अब करना क्या है। कुछ सुझाव अगर भारत सरकार को अच्छा लगता है तो इस पर जरूर ठोस कदम उठाए कि
जो नई पीढ़ियां हैं, जब ये उच्च कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाएं, तो ये जो दो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, इन दोनों बाधाओं से बच्चों को मुक्ति मिले, निजात मिले, ताकि हमारी भावी जो संस्कृति है, जो भाषा है, वो नवीनता को धारण करती हुई आगे बढ़ जाए। विदेशी शब्द जिन्हें हम अपनी प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खास तौर पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है वस्तु सूचक, दूसरा है भाव सूचक, जो प्रांतीय भाषाओं में अक्सर प्रयोग किए जा रहे हैं। विज्ञान की जो प्रगति है वो निरंतर बढ़ती जा रही, निरंतर बढ़ती जा रही, नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। जब भी कभी नया आविष्कार होता है तो उनमें एक नई संज्ञा जरूर दी जाती है, नया नाम जरूर उसका दिया जाता है। जैसे अभी कुछ वर्षों पहले कई भूकंप, कई जो है चक्रवात उठे थे, जिसका नाम हुदहुद रखा गया था। नाम सुने हैं हुदहुद। अब हुदहुद कैसे नाम रख दिया गया उसका, वो हमको लगता है कि शायद जो चक्रवात था वो ऐसे उठ करके नीचे आ रहा था, उठ के नीचे आ रहा था, फिर उठ के नीचे आ रहा था, ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था, और इसी तरह से उसका नाम देख करके उसको नाम हुदहुद चक्रवात रख दिया गया। इसी प्रकार से जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, वह उस देश पर उस आविष्कार के नामकरण के साथ उसका नया शब्द बना दिया जाता है। जिस देश में यह चीजें उठती हैं, यह चीजें बनती हैं, उस देश के नाम के साथ ही वह आगे बढ़ने लगता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे का वैसे हूबहू यूज किया जाता है। अब इस जो हुदहुद का नाम अभी आपको बताए, चाहे जहां आप पूरे विश्व में पूछिएगा, सब लोग बताएंगे फला देश से हुदहुद की उत्पत्ति हुई थी। यदि हर देश इस चीज के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में दिक्कत ही होगी। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण स्वरूप में यहां दिया गया है, कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे रेडियो, रेडियो देखिए, अब रेडियो जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है। टेलीविजन इसको कहते हो, टीवी, दूरदर्शन। स्पुतनिक, प्रायः सभी भाषाओं में इसके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है। अब चाहे जिस देश में आप जाओगे, उसमें जब वो होता है क्या बोलते हैं उसको, जब प्रक्षेपास्त्र होता है, किसी मिसाइल का प्रक्षेपास्त्र होता है, तो उसमें स्पुतनिक छोड़ा जाता है। उसी को स्पुतनिक कहते हैं, जो छोड़ा जाता है। तो अब एक उदाहरण देखिए, जैसे सीढ़ी लगाना, ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था। ऊपर जाने के लिए सिर्फ सीढ़ियों को लगा करके ही लोग ऊपर पहुंच जाया करते थे। औद्योगिक क्रांति आई। अब इस औद्योगिक क्रांति ने आवश्यकता के अनुसार कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण कर दिया। तो अब हर जगह उठा करके सीढ़ी लगाने का सिस्टम नहीं रह गया। अब सीढ़ी एक जगह ही स्थापित कर दी गई है। उसी सीढ़ी से चाहे जब आप वहीं रहिए, उससे आइए और जाइए। जैसे लिफ्ट तो जानते ही होंगे। जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर जाना है, लिफ्ट में बैठे, बटन दबाए, तुरंत पहुंच गए जिस फ्लोर में जाना है, वहां निकल जाइए। एलिवेटर है, एक्सलेटर है, भारतीयों के लिए बिल्कुल नए शब्द हैं। अब भारतीय लोगों के लिए यह सबसे बड़ी बात है कि ऐसी चीजें जो कि सीधे विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषाओं में प्रयुक्त की जाती है, भारतीयों में इसके लिए अलग अलग नाम दिखाई नहीं पड़ते, सब वही हर जगह यूज करते हैं। इस स्थिति में उन शब्दों को जैसे ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया, और अंग्रेजी से रूसी ने, रूस भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा आदि जो भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं एक दूसरे के शब्दों को ऑब्जर्व करती रहती हैं, अर्थात लेती रहती हैं। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके साथ द्वारा ही उसके किए गए अन्य जो पहलू हैं स्तर साफ व्यक्त नहीं हो पाते। जो स्तर होना चाहिए
वो उस स्तर से उस भाषा का विकास कभी कभी नहीं देखा जाता है। ऐसी स्थिति में हम कभी कभी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। पर्यायवाची शब्दों में जैसे बड़े शब्द हैं तो उसकी छोटी पर्यायवाची छोटे शब्दों को कह करके हम उससे काम चला लेते हैं। जैसे एक उष्ण एक भाव है, जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में हमको कहना है तो उष्ण न कहकर हम उष्मा कह देते हैं सीधे सीधे। उष्ण माने होता है गर्म, उष्मा माने भी गर्मी होता है, और परिणाम के संदर्भ में हम उसी को ताप भी कह देते हैं। अब सिनोनिम्स के रूप में उसको ताप भी कहा जाता है। वस्तुतः अपनी मूल भाषा में उष्ण उष्मा ताप इसमें अंतर नहीं है जितना अब यह समझा जाता है। वर्तमान समय में तो बहुत बड़ा अंतर हो गया है, पहले बिल्कुल अंतर नहीं समझा जाता था, कहते थे सब यह एक है। पहले अभ्यास की कमी थी, इसलिए कट या विपरीत शब्द प्रतीत होते थे। वे कालांतर में मामूली शब्द बन करके ही छोटे छोटे शब्द बाद समय और आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होकर के बदलते चले गए। नवीनीकरण जब आया तो इस नवीनीकरण के द्वारा मार्ग जो एकदम प्रशस्त हो गया, साफ सुथरा हुआ, आगे स्पष्ट हो गया, निर्दिष्ट हो गया मार्ग, तो उसकी जो प्रक्रिया रही भाषा का वह पूर्ण रूपेण सुस्पष्ट करने की, अब सुस्पष्ट प्रकट करने की अभिव्यक्ति के रूप में जानी जाने लगी। यदि सुस्पष्टता और निर्दिष्टता से कोई भाषा अछूती रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। इसलिए भाषा का जो निर्देश है, भाषा का जो अपना एक मूल भाव है और जो उसकी अस्पष्टता है, अगर यही नहीं रहेगी भाषा में तो भाषा किसी काम की नहीं है। इसलिए नए शब्दों के निर्माण में हमें सदैव ऐसी बातों पर विचार विमर्श करना चाहिए। हमें यह भी बात याद रखना चाहिए कि जो हम पूर्व आग्रहों से मुक्त होकर के उसकी मूल आत्मा और सार्थकता पर उन्मुक्त विचार करें, और अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही है, दास्ता की निशानी रही है, इसलिए हमें उसका परित्याग कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नुकसान हमारा ही तो होगा। क्यों अंग्रेजों का कोई नुकसान होने वाला है क्या? अंग्रेजों का तनिक भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब अंग्रेज नहीं रह गए हैं। जब तक अंग्रेज थे तब तक वो अपने मनमाने ढंग से अपनी भाषा का विस्तार कर लिए। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले हैं। अब इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा जो रीजन है, जो भाषा है, वो उर्दू और अरबी है। उर्दू और अरबी भाषी जो हैं ये इस्लाम धर्म के संपोषक माने जाते हैं। हिंदी वाले त्यागना आरंभ कर दें अगर, तो हिंदी भाषा सहज भाषा ना रह करके एकदम बनावटी भाषा हो जाएगी। अगर उर्दू अरबी फारसी भाषा सब छोड़ दें हिंदी वाले, तो हिंदी भाषा एकदम इसी तरह से पड़ी रह जाएगी। और जो अरबी है और जो फारसी है, ये इन सब के सम्मिश्रण से जो हिंदी का विकास परिपक्व रूप में विकसित हुआ है, यह सहज भाषा न रह करके एकदम बनावटी भाषा ही बनी रह जाएगी। यदि हम यह कहें कि नवीनीकरण करना कुछ पंडित लोगों की फितरत में लिखा होता है, कि पंडित लोग जो हैं अक्सर नया ही विचार करते हैं कि कुछ नया से नया कर दिया जाए, तो ये अगर ये विचार है तो उस ऐसी स्थिति में जो भाषा है वो गतिशील नहीं होती है। भाषा का सीधा संबंध जो है वो जनता से है और उसी के द्वारा ये समझा जाता है। यदि नए शब्द और उद्गम स्थान से ही अड़े रहें तो कभी कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। अगर नए शब्द से जोड़ा जा रहा है हिंदी को, पुराने शब्दों को छोड़ दिया जा रहा है, तब भी तो हिंदी की एक तरफ से तौहीनी होगी। उस पर ऐसा लगेगा जैसे अपनी ही कुल्हाड़ी से अपना ही पैर काट रहे हैं। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं।
इसको भेजने के लिए कई माध्यम यूरोपीय देशों में लगाए गए हैं। श्रव्य, दृश्य, विधान माने प्रकार, वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य प्रायः नहीं के बराबर। अगर हम देखें वास्तव में सचमुच विश्व के अन्य देशों को देखें और उन देशों के साथ अपने देश की तुलना अगर हम करें तो हमारे देश में तो इसकी बहुत कमी है। ना तो उतने संसाधन हैं, सबसे बड़ी बात तो संसाधन ही नहीं। अब संसाधन के अभाव में कितने भी बहुत इंटेलिजेंट हों वैज्ञानिक हमारे यहाँ के, वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए संसाधन का होना आवश्यक है। अब संसाधन रहेगा तो निश्चित है कि विकास होना स्वाभाविक है। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति और सम्मति के आधार पर निर्भर करती है। अब जो भाषा की बात है तो भाषा तो सीधा इसका संबंध जनता से होता है। अब जनता जिस भाषा को, जिस शब्द को लाइक करेगी, जिस शब्द को वह चूज करेंगे, उसी को जो है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में वो फैलाया जा सकता है। क्योंकि निर्भरता जो होती है वो एक प्रकार से उस पर अपनी चेतना को उजागर करना होता है कि हम किस प्रकार से अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी अभिव्यक्तियों को, अपने उत्तरदायित्वों को, अपने शिक्षित समुदायों को कितना अच्छा से अच्छा दे सकते हैं। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करना, साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी परम आवश्यक है। जो हमारी लिपियां हैं, अब लिखने की जो तकनीक है, जो टेक्निक है, वही लिपि कही जाती है। वर्णों अक्षरों को जो लिखने की प्रक्रिया है, टेक्निक है, उसी को लिपि के नाम से जाना जाता है। हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान भी जुड़ा हुआ है। जब भी हम भाषा का प्रयोग करें तो उसमें जो समस्याएं आती हैं तो उसके समाधान के लिए भी हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। संक्षेप में लेखक यह कहना चाहता है, यह संदेश देना चाहता है कि जो नए नए शब्द की उत्पत्ति होती है, नए नए जो मुहावरे आते हैं, नई जो लोकोक्तियां आती हैं, नई नई जो रीतियां हैं, इनका जो प्रयोग है, इन भाषाओं से युक्त व्यवहारिकता जो है वो इसकी कुंजी है। क्योंकि व्यवहारिकता एक ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा भाषा को जीवंत बनाया जाता है। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए हमें व्यवहारिकता का ही सहारा लेना पड़ता है। दूसरे शब्दों में केवल हम आधुनिक विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भाषा को व्यवहारिकता में लाने पर ही भाषा पूर्ण रूपेण जीवंत होती है। व्यवहारिकता ही भाषा का प्राणभूत तत्व कहा जाता है। जैसे मनुष्य में आत्मा होती है, जिसके कारण से मनुष्य सचेत रहता है, चेतना से युक्त रहता है। आत्मा के न रहने पर यह जो शरीर है वो निश्चेष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से व्यवहारिकता जो है भाषा को जीवंत बनाती है। नए नए जो प्रयोग हैं, नई नई जो पाठ्य पुस्तकें हैं, इन सब को लेकर के शिक्षित व्यक्तियों से लेकर अशिक्षित व्यक्तियों तक ये सारे क्रियाकलाप नवीनीकरण के युग में होने चाहिए और यह परम आवश्यक है। इस तरह हम अपने भाषा को
व्यवहारिकता के अनुरूप, व्यवहारिकता के अनुसार आवश्यकता जितनी होगी उस आवश्यकता के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तभी हमारी भाषा में आधुनिकता आ सकती है। और जैसे जैसे आधुनिकता भाषा में आती जाएगी वैसे वैसे हम लोग अपनी भाषा को विकसित करते चले चलेंगे।